तो एक एक्सपोजर मिलना है, वहाँ से इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाता है यहाँ तो पे। क्या अप्रोचेबल है ये कंपनीज? मतलब चलो कंपनीज तो है, अलग अलग लोकेशंस पर भी कंपनीज है, बट प्रैक्टिकली मुझे जरा समझाओ कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो क्या ये कंपनीज अप्रोचेबल है? क्या इनके दरवाजे खुले हुए हैं स्टूडेंट के लिए अगर कोई जाके वहाँ कुछ सीखना चाहे? Pretty well. She's covered everything possible. I don't have much to add, but yes, Wellinger has this, criteria of taking students in. Only the cream would come in. प्लेसमेंट्स का स्टैट्स क्या है यहाँ पे? क्योंकि जो भी एमबीए या पीजीडीएम करने का प्लान करता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये रीजन होता है कि ठीक है मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ही टारगेट करूँ जहाँ प्लेसमेंट्स अच्छे हों। तो अभी यहाँ प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है वी स्कूल का, प्लस प्लेसमेंट्स के अगर आप डेटा शेयर कर पाओ, एग्जैक्ट नहीं भी हो तो अगर आप रफ फिगर भी बता पाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हमें आज बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में वी स्कूल में कोर्सेज हमारी ये है जो हम अभी जर्नी कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी आम बैंगलोर, आम इंदौर और आम काशीपुर जैसे इंस्टीट्यूशंस को कवर किया। हमारी कोर्सेज ये है कि जो स्ट्रगलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो कंसर्न है इंडस्ट्री का कि हमें वो ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे हैं जिनको हम जॉब दे पाए। मतलब सबसे बड़ा कंसर्न आज एम्प्लॉयबिलिटी का है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा कर रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स से हम इंटरैक्ट करें, समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हो रहा है इन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ के स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है और ये चीज रेप्लिकेट कर पाए दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी और स्टूडेंट भी अपने लेवल पे। तो आइए बात करते हैं हम स्टूडेंट से और समझने की कोशिश करते हैं कि वेलिंगटन ऐसा क्या कर रहा है जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी काफी अच्छी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। मैं यहाँ पे पीजीडीएम बिजनेस डिजाइन इनोवेशन में मैं एनरोल्ड हूँ। कौन सा ईयर है आपका? मेरा सेकंड ईयर फाइनल ईयर में आप? Final year। आपका नाम क्या है? Nitin Pujari BDI. सेकंड ईयर में। आप? Beverly D'Souza from RP. ओके। आप? Hi, my name is Ayush. I happen to be from the second year EBS curriculum. ओके। आप? My name is Jitin. I'm from EVIS 1 second year as well. I'm from Bangalore. ओके। आप? My name is Yash Siria. I'm from IBIS and I'm from Pune. एंड यू आर फ्रॉम you're in second year, right? I'm in second. ओके, ठीक है। और तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोग मुझे जरा ये समझाओ कि जहाँ इंडस्ट्री की बहुत सारी रिपोर्ट्स रोज रोज आती हैं कि जो एमबीए ग्रेजुएट्स हैं या पीजीडीएम ग्रेजुएट्स हैं उनमें वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे उनको जॉब दिया जा सके, राइट? अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी का रेशो उठा के देखो तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि 40% स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयबल जो ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं या पीजीडीएम ग्रेजुएट्स हैं। कुछ कहती हैं कि 30% ही एम्प्लॉयबल हैं और उनके पीछे का रीजन जो देते हैं कॉर्पोरेट्स वो ये कहते हैं कि जो सिलेबस पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को वो आउटडेट हो चुका है, वो इंडस्ट्री में जो डिमांड है और जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनमें कोई सिंक ही नहीं है। तो वेलिंकर क्या इनिशिएटिव्स लेता है जिससे कि इंडस्ट्री की डिमांड है उसको वो फुलफिल कर पाता है? सर पहले तो जिस प्रोसेस के थ्रू बच्चों को आप एडमिशन लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. कि आप एक क्राइटेरिया सेट कर दें कि एक आपके एंट्रेंस एग्जाम में इतने परसेंटेज होंगे, उस बेसिस पे हम आपको लेंगे, वहीं से फिल्टर आउट हो जाए। वो एक बहुत बड़ा काम। हाँ। और अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ बीडीआई एज अ कोर्स, तो उसमें हमको जो सिखाया जा रहा है वो बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और वो उस हिसाब से, और बाकी जो स्पेशलाइजेशन का कोर्सेज रहता है वो भी बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। विजिटिंग फैकल्टीज के कारण हमको कॉर्पोरेट का बहुत एक्सपोजर मिलता है कि कैसे कॉर्पोरेट चाहता है कि हम कैसे काम करें। वो बहुत कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देके आप समझा पाओगे कि इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है और आपके सिलेबस का वो पार्ट है जो अभी रीसेंट ट्रेंड में चल रहा हो? सर जैसे अभी एनालिटिक्स बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो हमारे जैसे हाउ टू यूज डेटा सेट एंड हाउ टू टेल अ कॉर्पोरेट पर्सन कि इस डेटा से मेरे को क्या पता पड़ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर 2-3 सब्जेक्ट हमारे अभी इस ईयर में है, वो बहुत फर्क करता है। ओके, तो अभी जहाँ तक इनके डिस्कशन से मैं समझ पाया, एडमिशन का प्रोसेस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यही नहीं निकाल पाते हो कि कौन डिजर्विंग है कौन नॉन डिजर्विंग है, तो वहाँ पे जो लोग राइट फिट भी नहीं है एमबीए प्रोग्राम के लिए वो भी आ जाते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि वेलिंकर, एक तो इसने जो फिल्टर आउट करने का मैकेनिज्म है वो काफ़ी रोबस्ट बना रखा है, इसके अलावा और ऐसा क्या करता है वेलिंकर कि यहाँ के स्टूडेंट्स हाईली एम्प्लॉयबल हैं? सो बेसिकली हमारे एल्यूमिनियम मीट्स होते हैं, तो उस वजह से हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। Okay. तो हमारे एल्यूमिनियम्स को पता रहता है कि क्या इंडस्ट्री में सेट करे, तो वो अकॉर्डिंगली हमारा करिकुलम भी सेट हो जाता है। तो हमें वो आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या इंडस्ट्रीज को चाहिए एंड वो हम 2 साल इस पर वर्क करता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो इंडस्ट्री में राइट चल रहा है तो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, एक जीसीएल नाम का चीज़ है, तो हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उनके साथ 2-2 महीने के लिए काम करते हैं। ओके। तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री को क्या चाहिए एंड उसी तरह हम प्रिपेयर होते हैं, तो एक्जैक्टली हम वो कंपनीज को दे पाते हैं कि जो उनको रिक्वायर्ड है, तो ये बेटर कर देता है हमारा। ओके, ठीक है। अब आप दोनों ने ये समझा दिया मुझे कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको ही आपने सिलेबस का पार्ट बना लिया। तो अब यहाँ फैकल्टीज़ किस तरीके की हैं? तो मैं पूछता हूँ कि किस तरीके की फैकल्टीज़ हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन में समझना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या यहाँ जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं उनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है या ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं आपके यहाँ पे जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है? Yeah, so basically in our college, like there are some courses, we have permanent faculty and then we have the visiting faculty. So always, like I come from the RBA research and business analytics.
program. Okay. So we have like half of our subjects being taught by the permanent faculty Okay. who have had prior corporate experience Okay. also, or who along with working in Wellinger, they work independently on projects too. So they are currently attached to the current scenarios of the business as well. And they're updated, And right? they are updated. And the next thing is that we have subjects like consulting. So it's being taught by a professor who has approximately more than 20 years of experience. Okay. So we have teachers with that caliber who come, who are up to date. Like there's no question on them being outdated. And so plus when you spoke about PGDM courses, like they be outdated. So Wellinger has this thing wherein even if I'm from the RBA section and he's from BDI, but if I have a free period, okay, I can just go and sit with the others. Okay, great. So that's that's something I don't notice in the other colleges. So I can go and attend a class that I like from another course. There is no such There's no restrictions. There's Okay. no restrictions. So these are few things. आप कुछ ऐड करेंगे फैकल्टीज वाले पैरामीटर पे? Pretty well, she's covered everything possible. I don't have much to add, but yes, Wellinger has this, criteria of taking students in. Only the cream would come in. Also the faculties, so just experience speaks about them. Right. That's all. She's covered pretty much everything. ठीक है. अब मुझे थोड़ा सा आप ये समझाने की कोशिश करो कि यहाँ इंटर्नशिप्स किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है और इंटर्नशिप्स का रोल क्या होता है इस स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी पे? सो इंटर्नशिप्स यहाँ पे कॉलेज में हमारा प्लेसमेंट काउंसिल और प्लेसमेंट कम्युनिटी जो है कॉलेज की CMC जिसको बोलते हैं हम, करियर मैनेजमेंट काउंसिल, वो दोनों साथ में आके कंपनीज को अप्रोच करते हैं और यहाँ लेके आती हैं. ठीक है. तो इसमें बहुत तरह के रोल्स आते हैं और किसी के लिए रेलेवेंट तरीके के रोल्स आ सकते हैं. और इसका ये 2-3 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं. पहला ये होगा कि स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट पता चलता है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिलता है कि एक्चुअली इस तरह के रोल में यहाँ हो क्या रहा है कंपनीज में. दूसरी तरफ जब फ्रेशर्स आता है उनको कुछ बोलने के लिए, उनको अपने CV पे डालने के लिए मिलता है कि हाँ मैंने ये काम किया है, और फिर इंटरव्यू में उस बारे में बता सकता है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, जो कि एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट मार्क कर सकता है अगर अच्छे से बताया जाए इंटरव्यू, जो कि बहुत हेल्प करता है. ठीक है. आप मुझे जरा ये समझाओ कि बैंगलोर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्यों है MBA ग्रेजुएट्स के लिए, और जो भी मन में लोग सोच के आते हैं बैंगलोर में कि बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, क्या रियलिटी है कि एक्चुअली वो एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे वेलिंगर बेंगलोर के कैंपस के आजू बाजू में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है. यहाँ पे इन्फोसिस है, यहाँ पे सीमेंस है, यहाँ पे बेसिकली पूरा एक टेक IT पार्क ही है. बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. तो यहाँ पे स्टार्टअप कैपिटल भी है इंडिया का. कॉर्पोरेट इतना पास में है तो एक एक्सपोजर मिलना है, वहाँ से इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाता है यहाँ तो पे. क्या अप्रोचेबल है ये कंपनीज? मतलब चलो कंपनीज तो है, अलग अलग लोकेशंस पर भी कंपनीज है, बट प्रैक्टिकली मुझे जरा समझाओ कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो क्या ये कंपनीज अप्रोचेबल है? क्या इनके दरवाजे खुले हुए हैं स्टूडेंट के लिए अगर कोई जाके वहाँ कुछ सीखना चाहे तो? जी डेफिनेटली. इनफैक्ट वो इनकरेज करते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और उनसे इंटरेक्ट कर पाए, उनसे बात कर पाए, सो दैट वो उनका नॉलेज जो है वो एक बार शेयर कर सके, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली यही कंपनीज है जो यहाँ से रिक्रूट करते हैं. राइट. तो वो वैसे ही लोग चाहेंगे जैसे वो उनके कंपनी में चाहते हैं. राइट. तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतने उनके एक्सपेक्टेशंस भी कॉलेज में आएगी और उसके हिसाब से मैच होंगे वो एक्सपेक्टेशंस, एंड बच्चे भी वैसे ही तैयार होंगे जो इंडस्ट्री के लिए रेडी. ठीक है. अब मुझे आप ये समझाइए, मेजर माइंड शिफ्ट आ रहा है इंडिया में, वो है जॉब क्रिएटर बनने की तरफ, राइट? तो अभी आपका जो वी स्कूल है वो किस तरीके से नर्चर करता है अगर किसी के पास कोई स्टार्टअप आइडिया, मतलब कुल मिला के आप मुझे ये समझाइए कि स्टार्टअप को लेके किस तरीके का एनवायरनमेंट है यहाँ पे, क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे हेल्प करते हैं ये लोग फंडिंग में भी? सर जैसे आप BD की बात करेंगे तो फाइनल ईयर में हमारा एक पूरा कोर्स है जिसमें हमको खुद का एक स्टार्टअप बनाना है उसमें. Okay. तो उस पर पूरा थरो रिसर्च करा जाएगा. उस पर फिर हम लास्ट में जैसे सब रिसर्च हो गया, हमने पूरा कंसेप्ट बना लिया, हमने बना लिया, हमारा स्टार्टअप दिखेगा कैसे, उसके लोगोज कैसे दिखेंगे, उसके बाद एक इन्वेस्टर पिच करते हैं हम. ओके. वी कॉल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और उनसे उनको बता देंगे हमारा स्टार्टअप क्या है और वो अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके. तो सब पता पड़ता है कि हमारा अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो इंडस्ट्री में काम करेगा या नहीं करेगा. और ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और हाँ पैसा देके चले, वो बहुत पूरी तरीके से ग्रिलिंग भी होते हैं ना, तो एक पूरी तरीके से आपको पता पड़ता है कि जैसे आप जाएंगे अगर इंडस्ट्री में अपना कुछ आइडिया लेके तो आपका वो सक्सेसफुल है या नहीं. अच्छा. और हमारे यहाँ इंक्यूबेशन लैब भी है कि अगर आपको कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो तो पूरे टाइम, और वो इट्स ओपन फॉर ऑल टू वर्क देयर. ठीक है.
अब मुझे ज़रा ये समझाओ, अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा देख रहा है जो आपके जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो अपने लेवल पे क्या ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकता है और क्या प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकता है जिससे वो एम्प्लॉयबल बन पाए? क्योंकि आप लोग बिल्कुल हब में बैठे हुए हो, तो आप लोगों का इंटरेक्शन कंटिन्यूस चलता है, तो आप कुछ स्पेसिफिक स्किल्स बता सकते हो जिनकी आज रिक्वायरमेंट है और जिनको कहाँ से एक्वायर किया जा सकता है? Yes, so I don't have any corporate experience, but based on the interviews that I have done in order to get placed, so like I come from the business analyst program, and there they've taught us R and Python, SQL has been taught, then stats has been taught, and even the internship that I did, so it was a lot regarding I had to perform analysis, so operational analysis over there, so even there the basic use of Excel really mattered. Like my entire project was mainly based on Excel pivot tables, and so I think that these are the few courses that kids who do not get a chance, maybe for all different kinds of reasons, to be a part of the college, because being a part of the college teaches you a lot. Like there's a lot of peer learning involved, and I've learned most from there. I would say peer learning is a very important role, and that one-on-one interaction with teachers that come with such a great experience. But if you do not have that, then you can just find out what are the courses we learn, like I've mentioned 4-5 now, and use that, like try to develop your skills based on Okay. आप कुछ ऐड करोगे इसमें? हाँ, just one aspect to it. I mean, which college has actually contributed a lot to us. Technical skills are very important, but more important to them is communication skills, soft skills. If you've learned communication skills, if you know how to effectively communicate, अगर आपको अपनी बात रखना आता है, effectively बात रखना आता है, अगर आपको अपने आप को express करना आता है, this adds volumes, right? So it would matter if you come from a premium institute, but then all of this can be nurtured even if you're not from a premium institute. So I think technical skills are important, but communication skills are an add-on. तो वो होना इनको कहाँ से सीखा जा सकता है? अगर लेट्स से कि एक स्टूडेंट है जिसके इंस्टीट्यूशन से ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो क्या कुछ प्रैक्टिकल तरीके आप बता सकते हो जिससे कि वो अपनी कॉम स्किल्स पे काम कर पाए? 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिन्होंने मेरे साथ दैट वर्क फ्रॉम पहला, अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप का एक्सपोजर है, बिकॉज इंटर्नशिप का एक्सपोजर एक्चुअली एक्सपोजेज यू टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आपको पता रहेगा, पहले ही पता रहेगा या थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको कि कॉर्पोरेट में कैसी चीज़ें डिमांड होती है, कैसी चीज़ें चाहिए रहते हैं, हाउ डू यू नीड टू कैरी योरसेल्फ, राइट? पहला. दूसरा, देन द वर्ल्ड इज ऑल ओपन नाउ, लाइक माय फ्रेंड्स हैव मेंशन्ड, अप टू इट्स द एज ऑफ इंटरनेट. You can go on internet and you can search for skills. If they add well enough, if they don't, then you can do courses as well. तो Coursera, Udemy पे you get cheap courses. उससे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हो सकती है, आई अग्री, बट एक कॉन्टेक्चुअल लर्निंग हो सकती है जहाँ से आप सीख और समझ सकते हो कि बेसिक न्यूएंसेस क्या होते हैं इन चीज़ों के. अच्छा, आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो. जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ कोर्स कंप्लीशन रेट बहुत कम है. अगर आप रिसर्च करो तो आई थिंक लेस देन 1% है. ठीक है, तो इसको कैसे इंप्रूव कर सकता है? क्योंकि अब तर्क ये आता है स्टूडेंट की तरफ से कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं. तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से कोई ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कंप्लीट करने का मोटिवेशन क्या होगा, या क्या प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप लोगों ने किए हो कोई ऑनलाइन कोर्सेज, तो किस तरीके से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है? सर, वेल बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इस टेंजेंट कभी सोचा नहीं है. रीजन बीइंग इंटेंट मैटर्स अ लॉट, राइट? सो अल्टीमेटली अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य आगे क्या है, इफ यू नो योर गोल वेल इनफ, तो डिस्ट्रैक्शंस वोंट रियली मैटर मच फॉर यू. Also, we are very fortunate of being in this campus क्योंकि हमें हमारे कॉलेज से काफ़ी सर्टिफिकेशंस कराए जाते हैं जो वैसे एक्सपेंसिव होते हैं, बट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं. जैसे ब्लूमबर्ग सर्टिफिकेशन एक है, फाइनेंस वालों के लिए होता है. इसके अलावा भी PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कोर्सेज जो कराए जाते हैं. तो जो किसी भी कारणवश यहाँ और ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, वो कोर्सेरा, यूडेमी पे कर सकते हैं. लेकिन व्हाट आई वुड से एक एज इज टू बी एनालिसिस होता है कि आप यहाँ खड़े हो और आप अपने आप को 2 साल या 3 साल बाद यहाँ देखना चाहते हो. अगर वो इंटेंट आपका क्लियर है, अगर आप एक लक्ष्य अगर सीधा साफ देख पा रहे हो, उसे साध पा रहे हो, तो आई डोंट थिंक डिस्ट्रैक्शन वुड डू मच. बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया आपने. अब जरा सा मुझे यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए. ठीक है, किस तरीके से यहाँ एडमिशन का प्रोसेस चलता है, और एक स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहे तो क्या मैकेनिज्म उसको फॉलो करना चाहिए? तो पहले तो यहाँ के एडमिशन प्रोसेस में आता है फर्स्ट स्टेप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेप्ट होते हैं? यस, यहाँ पे कैट, एटमा, जैट, सीमैट. सेकेंड स्टेज आ जाता है एप्लीकेशन फिल करना. एप्लीकेशन में भी कुछ क्वेश्चंस होता है जो कि क्वेश्चन करता है स्टूडेंट की इंटेंट को कि वो क्यों यहाँ पढ़ना चाहते हैं, और उनके टेक्नोलॉजिकल नॉलेज स्पेशली वेलिंगकर में पूछा जाता है कि उनको टेक्नोलॉजी में किधर इंटरेस्ट है और कहाँ वो जाना चाहेंगे, क्या जानते हैं वो इस बारे में. ये सारे क्वेश्चंस. उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पर्सनालिटी पे भी एक टेस्ट हो सकता है.
उसके अलावा GD होता है उसके बाद, जो कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस को क्लियर कर लेता है, उनको GD के लिए बुलाया जाता है। ओके। और उसके अलावा लास्ट राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू। इन सब का क्यूमुलेटिव जो रिजल्ट आता है वो डिसाइड करता है एक स्टूडेंट क्या सेलेक्ट होता है कि नहीं होता। ओके, ठीक है। आप मुझे ज़रा सा ये समझाइए यहाँ पे कि अभी प्लेसमेंट्स का स्टैट्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो भी MBA या PGDM करने का प्लान करता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये रीज़न होता है कि ठीक है मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ही टारगेट करूँ जहाँ प्लेसमेंट्स अच्छे हों। तो अभी यहाँ प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है वी स्कूल का, प्लस प्लेसमेंट्स के अगर आप डेटा शेयर कर पाओ, एग्जैक्ट नहीं भी हो तो अगर आप रफ फिगर भी बता पाओ। रफली अगर देखा जाए तो फिलहाल अभी प्लेसमेंट्स कंप्लीट हुए नहीं है। लास्ट सीजन का बता सकते हो? लास्ट सीजन का एवरेज था 10.5। ओके। इस साल एक्सपेक्टेड है कि 11 तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। मीडियन क्या रहा होगा? Not sure about the data. He is actually the placement secretary. अच्छा, फिर तो आप ही बताइए। हाँ, सो मीडियन इज अराउंड 11 का मीडियन फिलहाल आ रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे डेटा भी अपडेट होता जाएगा। मतलब 11 लाख रुपए का मीडियन है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या जाता है फिर एक स्टूडेंट का? अच्छा 13-14 लाख का फीस है, हमारे टाइम पे 13 लाख का था। अच्छा। तो उसके हिसाब से अगर किसी को एक अच्छा सैलरी भी मिल गया इतना, तो 1-1.5 साल में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ROI निकाल सकता है। हाई प्लेसमेंट अगर लेके गए तो 1 साल से कम में भी निकाल सकते हो। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा था? हाईएस्ट प्लेसमेंट 18 लाख का था। 18 लाख। अच्छा, 18 लाख रुपीस का हाईएस्ट प्लेसमेंट था। क्वालिटी प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है, राइट? तो almost half of our batch is already placed अभी placement season की शुरुआत में। and companies like Accenture, Infosys, Wipro and Landmark Group ये आए हैं हमें रिक्रूट करने के लिए। एंड प्लेसमेंट की शुरुआत में हम अगर हमारा आधा बैच प्लेस हो चुका है तो आई बिलीव दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द एजुकेशन वी गेट। राइट, ठीक है। अब मुझे एक लास्ट सवाल आप ये समझाइए कि लेट्स से कि बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, राइट? तो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 महीने जो भी जैसा भी जितना भी टाइम जाता हो, अब मुझे ये समझाइए कि वी ग्रुप जो है वो क्या इनिशिएटिव्स लेता है जिससे कि सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से जो भी बच्चे आते हैं उनको एक पेज पे ले आया जा सके? हमारे यहाँ एक एक्चुअली प्रोग्राम होता है 41 डेज का नी फाउंडेशन करके। ओके। तो उस पूरे करिकुलम में पूरे 21 दिन के दौरान हमें काफ़ी क्लासेस होती हैं, हमारे लेक्चर्स होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं एंड मेजर फोकस ये होता है कि बच्चों को इंटरैक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ओके। हमारी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जुम्बा सेशंस होते हैं और डिस्कशन सेशंस होते हैं। तो उसमें ये बिकम्स अ प्लेटफॉर्म कि बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर पाए और घुल मिल पाए। ऑल्सो ऑफिशियली अनऑफिशियली हमारे लिए जो फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है जो हमें हमारी फैकल्टीज एड्रेस करती हैं। तो ऑल ऑफ दिस बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज जहाँ पे एक बच्चा खुल पाता है, कनेक्ट कर पाता है और 2 साल की जो अपनी जर्नी होता है कर पाता है। ठीक है, इन्होंने बताया ऑफिशियली अनऑफिशियली। कॉलेज लाइफ कैसी है? सीरियस डिस्कशन तो बहुत हो गया। कॉलेज लाइफ कैसी है आपके यहाँ पे? मतलब फन भी होता है या बस पढ़ाई है? सर MBA करने आए हो तो फन तो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन हेक्टिक रहता है। लेकिन उस हेक्टिकनेस का बहुत मज़ा है कि जब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि कॉर्पोरेट में क्या करना है, वो यहीं से थोड़ा सा टेस्ट मिल जाता है कि कॉर्पोरेट में क्या होने वाला है मेरे साथ। तो मैं थोड़ा रेडी रहता हूँ, असाइनमेंट्स चलते हैं और कॉलेज का अपना खुद का हॉस्टल भी है, यहाँ से थोड़ा दूर है बट खुद का हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल लाइफ भी अच्छी रहती है। फूड कैसा है? खाना मेस में जैसा खाने लायक है? हाँ, खाने लायक। अच्छा, ठीक है। और आसपास बहुत सारी ईटरीज भी हैं, अगर आपको मेस का नहीं पसंद है कि हफ्ते में एक बार आप चले गए, संडे को चले गए कुछ खा लिया तो सही है। फेस्ट वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे? फेस्ट वगैरह होते रहते हैं। अभी जैसे फ्रेशर्स हुई थी, उसके बाद अभी हम फेस्टिवल्स के लिए 15 कुछ ऐड कर रहे हो? वी वाइब में होता है जहाँ पे हम लोग ने स्पोर्ट्स भी रखा था, डांसिंग एक्टिविटीज बहुत कुछ रखा था। ये एक इंसिडेंट है एक्चुअली, जैसे आपने बोला ना अपार्ट लाइफ फ्रॉम दिस, तो हमारे बीडी में और एक कोर्स होता है जहाँ पे हमें एक विलेज में लेके गए थे ग्रासरूट लेवल से सीखने का। तो इनिशियली हम लोग ने थोड़ा सोचा था कि उतना होगा नहीं शायद, मतलब पूरा दिन चला जाएगा। बट हम लोग डे स्टार्ट करते थे 7 o'clock को, हम जाते थे फील्ड्स पे, जाते थे अपने स्टेक होल्डर से बात करते थे, हम इवनिंग में आते थे, फिर हम अपने काम पे लगते थे, रात तक रिपोर्ट सबमिट करते थे। ओके। तो वो जो क्रंच होता है ना बिग ना, वो बोरिंग नहीं होता है एक्चुअली। आपको मजा आने लगता है जब आप एक्चुअली में प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हो, सॉल्यूशंस देने जाते हो। तो वहीं पे गेस करते जहाँ पे हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज बनना था, हमारा माइंडसेट चेंज होता है और बिजनेस के लिए हम बढ़ना स्टार्ट। अच्छा, मैं बात कर रहा था SP जैन के स्टूडेंट से। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इंटीग्रेशन किया है अपने करिकुलम में। उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंटीग्रेट कर रखा है अपने यहाँ पे। तो यहाँ भी कोई ऐसा इंटीग्रेशन है? Yes, so he spoke about GCL earlier. So during the GCL project side, they are called Global Citizen Leadership Programs. Okay. And over there, the faculty tries to get us, like these CSR activity-based internships. They're small work, like life projects. Okay. So, for example, even mine was at Pothole Raja. So the entire project was based on their sustainability and employability, the framework of that organization.
तो ऐसी like they try to imbibe it this way, and plus we have a Rotaract club here in Wellinger. So they have different like programs, outreach programs. There was a cloth raiser thing like during Christmas. So these are the हाँ स्टार्ट करो. हाँ, so she happens to be the finance head for Rotaract. I happen to be the PR member there Rotaract में. तो अभी हमने हाल फिलहाल जैसे उन्होंने बताया कि एक कपड़े वितरण की जो हमने एक ड्राइव करी थी, क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हमने किया था, एंड फिर अभी हमने रिसेंटली एक एनिमल वेलफेयर ड्राइव करी थी, सोशल वेलफेयर बेसिकली, जहाँ पे हमने भी इंश्योर कि जितने भी यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, ट्राइंग वी फीडिंग देम, ये सब हो पाता है ओनली बिकॉज हमारा कॉलेज हमें बहुत सपोर्ट करता है एक्टिविटीज से. आगे रह के हमें बोला जाता है कि इफ यू हैव इंटरेस्ट, इफ यू हैव इंक्लिनेशन, आप प्लान करो, जितना भी सपोर्ट होता है वो कॉलेज की तरफ से. अच्छा, ऐसी जो इंटीग्रेशंस हैं, क्या लगता है कि इसका आउटकम क्या होता होगा? जैसे आप एक फ्रेशर के तौर पे आते हो यहाँ पे या बिल्कुल अनपॉलिश होते हो, तो इन सारी एक्टिविटीज़ का आउटकम क्या होता होगा? सर पहला तो इट मेक्स यू अ वेरी आई मीन इट मेक्स यू बेटर ह्यूमन, पहला. दूसरा, आपको एक एक्सपोजर, फिर वही बात है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको समझ में आता है जब आप दो लोगों से बात करते हो, बात करी कैसे जाती है ना, बात को आपको अपना कम्युनिकेशन ड्राइव कैसे करना है, and if it is a negotiation based conversation, how are you supposed to drive it, वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं. तीसरा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज की डेट में कॉर्पोरेट्स में भी बहुत बहुत वैल्यू करती हैं. आई एम श्योर यू अवेयर अबाउट इट कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है उस पर. सो अगर आप एक बहुत छोटे स्केल पे ही सही लेकिन इन चीज़ों को समझते हैं, तो आई थिंक मैनेजमेंट एजुकेशन और CSR की एजुकेशन एक साथ, इट मेक्स यू अ वेरी कंप्लीट पैकेज फॉर द कॉर्पोरेट्स. एम्पैथी डेवलप करने की कोशिश होती है. एम्पैथी डेवलप करने की कोशिश. ठीक है, अब मुझे ये समझाओ, आप ज़रा सा लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट आता है जो यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो आपने बताया कि हेक्टिक होता है स्टार्टिंग में बहुत सारा, है ना, तो उसको क्या ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दोगे आप कि पहले एक हफ्ते में उसके मन में ये चीज़ें ना आने लगे कि यार कहाँ आके फंस गए? तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताओ जिससे कि वो उसकी जो कॉलेज लाइफ हो 2 सालों की, वो स्मूथली निकल जाए. सो पहली चीज़ तो हमने ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट जैसे ही आता है बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता है और हाइपर हो जाता है इस माइंडसेट को लेके कि ये सब कैसे मैनेज होगा. उसको ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें खुद ही मैनेज होने लग जाती. इनिशियली लगता है थोड़ा प्रेशर है, बट इंसान डील करना सीख लेता है. तो आई थिंक ये सबसे कोर फंडामेंटल चीज़ है जो कि उसको रियलाइज़ करनी चाहिए और थोड़ा रिलैक्स. आप कुछ ऐड करोगे इसमें करिकुलम में? नहीं, ऐसे में कि किस तरीके से वो आए, तो स्टार्टिंग का एक हफ्ता कैसे अपने आप को, अपने नर्व्स को कंट्रोल करे. हमारे साथ तो टचवुड चीज़ें बहुत स्मूथ थी क्योंकि हमारे मैनेजमेंट ने ही चीज़ें हमारे साथ सेटल कर रखी थी. बट जैसे मेरे फ्रेंड ने, जितेन ने कहा कि टेक वन थिंग एट अ टाइम, दैट्स इट. ठीक है, बी इट स्टडीज, बी इट योर कोर्स और बी इट एनीथिंग दैट यू हैव टू डू. एक बार में एक चीज़ लीजिए एंड कोशिश ये करिए कि आप उसे कंप्लीट करें, सो दैट बिकॉज इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन. जब आप एक एक करके टास्क उठाते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, तो ना ही आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, बट आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं इन द प्रोसेस. सो अब बस मेरा एक ही मंत्र है, डू वन थिंग एट अ टाइम. 4 चीज़ें एक साथ, टू मेनी हैंड्स स्पॉइल द पॉरिज वाला हाथ हो जाता है, स्पॉइल द केक. डोंट डू दैट. एक चीज़ एक बार में उठाओ एंड जस्ट गेट. अच्छा, कुछ ऐसी स्किल्स भी बता दो. हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो आप? ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि MBA में आ रहे कोई रेगुलर कॉलेज का डिग्री होगा, ऐसे होगा, तो ज़्यादा कुछ मतलब वो खुद से रिसर्च करके नहीं आते कि क्या एक्सपेक्ट. मेरा अगला सवाल भी यही था. हाँ, तो कोर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, कोर्स का डिमांड क्या है, स्टूडेंट्स ने एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए. थोड़ा सा एलुमनाइज से वगैरह पूछ सकते हैं कि कैसे रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे तुम्हारा दिन निकलता था कॉलेज में. और जब ये सब पहले से जान के रखोगे, थोड़ा सा स्टडी करके रखोगे, तो एक तरीके से जब अंदर आओगे तो एक झटका नहीं लगेगा. एक तरीके से आसानी से मतलब एक ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथर होगा. आपको पता रहेगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है अंदर, आपको कौन से एक्टिविटीज़ उठाने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करने हैं. फिर जैसे हमने वाला स्किल डेवलपमेंट में कौन से स्किल्स मुझे लेने हैं, कौन से स्किल्स डेवलप करना मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहता हूँ, फिर कौन से पीयर्स, ये सब एक तरीके से हम एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट से आते हैं. एक रिसर्च इंपॉर्टेंट. बिल्कुल यही समझना चाह रहा था मैं, ताकि यहाँ आके शॉक न लगे कि यार यहाँ कहाँ आ गए. ठीक है, एक लास्ट चीज़ और ऐड कर दो इसी वाले पॉइंट में आप, कि ऐसे कुछ स्किल्स भी होंगी आप लोगों को भी लगा होगा कि यार ये मैंने पहले अगर सीख ली होती है ना, तो बहुत हेल्प मिल गया होता. अगर यहाँ पहले दिन आया
और उससे पहले अगर ये स्किल्स मुझे पता होती ना, मतलब वो जो टाइम वो फ्रेज होता है कि जिसमें थोड़ा टाइम मिला एडमिशन से पहले वाला और मैं खाली बैठे हुए, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जो हेल्प करें यहाँ पे आके। एक स्किल जो मैं बोल सकता हूँ वो है कि टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो जाती है, लाइक एकेडमिक्स होता है, फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ होती है, फिर कोई प्लेसमेंट रिलेटेड कोई सेशंस होते हैं, इंडस्ट्री इमर्जन सेशंस होते हैं। इतना सब अगर आपके एक दिन में होता होगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट ही सीखना चाहिए। तो यहाँ पे रुक के सीख जाते हो, बट अगर शुरुआत से अगर आप सीखते आओगे, अगर आप आपकी ज़िंदगी में पहले से ही वो आदत डाल दोगे कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, तो एक थोड़ी आसानी हो जाएगी आपके इसमें। ठीक है। वैसे तो इंस्टीट्यूशंस सिखाते हैं, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत इन्वेस्ट किया है डेटा एनालिटिक्स पे, और हमें डेटा कोर्सेज सिखाने के लिए, बिकॉज डेटा इज द डिमांड राइट टुडे। बट अगर बच्चे चाहें, जो इंटरेस्टेड हो, आने से पहले अगर वो बेसिक कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे पाइथन, एसक्यूएल, बेसिक कोर्सेज हैं, यूडेमी, कोर्सेरा कहीं भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक्सेल इज अ मैंडेट। ये सोचना कि यहाँ आके एक्सेल सीखना इज ओके, बट अगर पहले से सीख के आएंगे तो यहाँ पे टाइम मिलता है अपनी बिल्कुल स्किल्स को ब्रश करने का, तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा उनको। बाकी अगर किसी बच्चे ने रिसर्च अच्छे से करी है और उसे पता है कि उसे आगे मार्केटिंग लेनी है, फाइनेंस लेनी है, तो वो उनसे रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, बेसिक कोर्सेज कर सकते हैं। बाकी तो इट बिकम्स द इंस्टीट्यूशंस रिस्पांसिबिलिटी। बस यही समझना चाह रहा था मैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इस चीज़ को। अच्छा, मुझे एक लास्ट चीज़ ये बता दो, जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है थोड़ा सा अभी का सेक्शन से बिलोंग करता है, तो क्या स्कॉलरशिप्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे? मतलब हमारे कॉलेज में बिल्कुल है, वेलिंकर स्पॉन्सर एज इन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जो स्टूडेंट्स हाई स्कोरर रहते हैं, I am not very well about the criteria, so I would not comment on it. Maybe Yash is aware. And आपको आइडिया बताइए। एज इन मतलब एक तो स्टूडेंट का इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो कंसिडर हो जाता है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कंसिडर होता है, फिर मे बी थोड़ा डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, एवरीथिंग ऐसे पूरा एक बन के फिर एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसको कौन स्कॉलरशिप के लिए हकदार है, कौन है। नॉट ओनली दैट, उसके बाद फिर रिव्यू लिया जाता है स्टूडेंट्स का कि उनका परफॉर्मेंस कॉलेज के अंदर कैसा है, फिर उसके बेसिस पे वो स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन भी एक डिसाइड हो जाता है कि ये स्टूडेंट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंटिन्यू स्कॉलरशिप कंटिन्यू भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे एक ब्रॉड क्राइटेरिया होता है। लास्ट सवाल, बैंगलोर का ट्रैफिक कैसे झेलते हो आप लोग? एक एक करके बताओ आप लोग। मतलब ट्रैफिक झेलते हैं, जहाँ जाना है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोई हैक उसका जो आप बता? सुबह जल्दी निकल जाए। अच्छा, बस यही है। आप? मेरे को लग रहा है एंजॉय कर रहे हो, सब साथ में एंजॉय कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा। आप? We don't really have to deal with traffic क्योंकि हमारा लाइक जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो बहुत नज़दीक है, तो we ये एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है ये, है ना? आप? I have had a bad time. अच्छा। मैं मतलब ट्रैफिक में फंसने से लेके and what not, you think of it and I've been with it. तो अब तो ये है कि आदत पड़ गई है। अच्छा बस झेल। अच्छा, और लैंग्वेज वाला भी बैरियर आता है क्या? क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं यहाँ पे कि आए दिन आपको बोलना ही बोलना है यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, ऐसा टचवुड हमारे साथ हमारे कॉलेज स्टाफ से लेके फैकल्टी से लेके हमारे पीयर्स से लेके ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी हैड अ गुड टाइम हियर, सभी बहुत वार्म है। आसपास भी जो यहाँ पे आई मीन जहाँ पे हम रहते हैं, हम वहाँ का भी हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है। पीपल आर वेरी वेलकमिंग। हमने तो पर्सनली अपने लेवल पे ऐसा कभी एक्सपीरियंस। I think the only place where I have observed a little language problem was during the internship. So it was at Rajaji Nagar. So that's old Bangalore, if I'm So over there, and then that place, like I had to travel to other places also, which were not that well, like developed right now. So over there was, but then I think in Bangalore, this is the only place, where I feel that everybody knows how to communicate with you, at least the basic. Right. They will know. So they will even rickshaw drivers to anybody. Like so, you find a diverse crowd, and language is not a problem. That. आपके साथ? वैसे बैंगलोर का देखा जाए तो बसेस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, बसेस कंफर्टेबल है। वैसे इवन यहाँ से एयरपोर्ट वगैरह जाना है तो डायरेक्ट बस मिल जाती है, यहाँ पास से मिल जाती है, और मेट्रो भी सिस्टम है। तो एक ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। तो अगर ट्रैफिक से बहुत दिक्कत हो रही है अगर, तो बेटर इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करे, और स्पेशली मेट्रो, क्योंकि मेट्रो रैपिड है, फास्ट है, तो फटाफट जगह पे। दिल्ली से भी तेज है? उतना बोल नहीं सकता, मैं दिल्ली पर्सनली गया नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं। आप तो बैंगलोर के हो प्रॉपर, राइट? आप बताओ, अगर कोई यहाँ नॉर्थ से आ रहा है तो जैसे कि बेवली ने ऑलरेडी कहा, आयुष ने कहा, तो यहाँ पे लार्जली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर कोई शॉपकीपर हो, ऑटो रिक्शा हो, कंडक्टर हो, हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत इससे कम्युनिकेट कर लेता है। काम चलाने लायक आता है, काम चलाने लायक सबको आती है। फ्लैट बात ये है
कुछ रीजन्स दूसरे देश के ऐसे हैं जहाँ पे जाके बिल्कुल भी आप हिंदी या इंग्लिश से मैनेज नहीं कर पाओ। बैंगलोर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यहाँ का क्राउड ही एक्चुअली अब अपार्ट फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड बैंगलोर एक्सेट्रा, वहाँ पे भी अभी पेनिट्रेशन बाहर का ज़्यादा हो रहा है। बट जनरली दूसरे एरियाज में, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हैं और मेजर एरियाज में, तो बाहर का क्राउड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ देश से नहीं, बहुत है बैंगलोर में। उससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आई थिंक जो भी डाउट्स एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट के मन में होते हैं, हमने कोशिश की कि उनको बाय एंड लार्ज कवर करें। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है आपके मन में तो आप रीच आउट कर सकते हो हमें, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की।